नमस्कार। पहला खबर न्यूज पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो वैसे न्यूज ही न्यूज हर रोज मैं बताता हूं आपको। कहीं बादल फट रहा है, कहीं आफत आ रही है, कहीं पर मंत्री जी डीएम साहब को थोड़ा हड़काते नजर आ रहे हैं, डांटते नजर आ रहे हैं। डीएम साहब उसकी ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में कि क्या हो रहा है। एक और तस्वीर जो आज देहरादून की सड़कों पर देखने को मिली दगड़ियों, वो तस्वीर थी शिक्षकों की। हमारे गुरुजन जिनकी जगह वैसे तो होनी चाहिए स्कूलों में, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये लोग देहरादून में डटे हुए हैं बल, और संख्या भी खूब ज्यादा दिख रही थी। हल्ला भी जोर खूब लगाया हुआ था और मुख्यमंत्री आवास भी गए थे। वहां क्या बात हुई ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे और इनकी मांगे क्या हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इस छोटे से प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति खराब हो या फिर परेशानी में हो तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे काम आगे चलेगा। तो भविष्य बनाने वाले हैं, अगर उन्हीं का भविष्य अंधकार में रहेगा या सवालों की घेरे में रहेगा तो आगे कैसे काम चलेगा, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के जिसको मैं जोड़ने जा रहा हूँ, जिसको जा रहा हूँ, आपको रखने जा रहा हूँ और कहने जा रहा हूँ कि प्रदेश में शिक्षक उग्र हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। जो मुझे जानकारी है उसमें कुछ चौथी सूत्रीय मांगे हैं। प्रधानमंत्री की जगह प्रधानाचार्य के पद को लेकर विवाद है कि किस तरीके से सीधी भर्ती प्रधानाध्यापकों की सरकार ने नियमावली लाकर करने की व्यवस्था की, तो वो पसंद नहीं आ रही शिक्षकों को। हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ सीधे आपको जोड़ता हूं। बीजेपी से सतीश भाई हमारे साथ हैं, बलवंत असवाल जी हमारे साथ हैं, जिला मंत्री हैं उत्तरकाशी से शिक्षक संघ के, राजकीय शिक्षक संघ, और जगदीश अधिकारी जी हैं, वो भी शिक्षक संघ का हिस्सा हैं और प्रवक्ता भी हैं। आप तीनों का स्वागत है। पंकज भाई जैसे कांग्रेस के जुड़ेंगे हमारे साथ तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस बाबत। कांग्रेस को भी चर्चा में शामिल कर ही लेता हूँ, कांग्रेस भी वो भी आ चुके हैं। सबसे पहले बीच में अपने आप हो गया, शिक्षकों की बात करते हैं कि शिक्षक क्यों गुस्से में है। अधिकारी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूँ, प्रवक्ता भी हैं और आपकी मुलाकात, आपकी बात भी आज की है अंदर जाकर, क्या कुछ निकला है? बाकी बातें बाद में करेंगे। कोई रास्ता निकला? वो पहाड़ में कहते हैं बाट निकलना, को बाट निकल छो नहीं निकल। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी जो डिमांड है, मांगे हैं, वो अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में या देश भर में दिखाई जा रही है। असल में हमारी समस्या यह है कि हम लंबे समय से आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के। वर्ष 2018 से हमारी पदोन्नति नहीं हो पाई है। इस विभाग में रहते रहते कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से इस विभाग में काम किया और जिस पद पर नियुक्त हुए उसी पद से वो रिटायर हो गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सरकारी सेवा में आने का, व्यक्ति का किसी भी सेवा में आने का एक मकसद होता है कि उसको प्रमोशन मिले, वो अपने करियर में आगे बढ़े। लेकिन प्रदेश सरकार ने और हमारे विभाग ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, इसलिए हमको मजबूर होकर के आंदोलन में आना पड़ा। जो हमारी दूसरी मांग है, पदोन्नति एक तरफ नहीं करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा को विभाग द्वारा लाया जाता है, शासन द्वारा लाया जाता है, जबकि वर्षों से हमारे शिक्षक साथी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हमें डिमांड कर रहे हैं कि जो सीधी भर्ती परीक्षा नियमावली हो या निरस्त हो और इस पर 100% पदोन्नति के द्वारा ये पद भरे जाए। तीसरी जो हमारी डिमांड्स है, वो हमारी डिमांड है कि हर वर्ष स्थानांतरण होते हैं हर डिपार्टमेंट में। हमारे कई शिक्षक साथी वर्षों से दुर्गम में कार्य कर रहे हैं और वो आस लगाए हुए हैं कि उन्हें भी मौका मिलेगा अपने घर जाने का या फिर किसी सुगम स्थान में आने का मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरकार हर बार हमारा स्थानांतरण का जो सत्र है उसे शून्य कर देती है। इसलिए हम यह सरकार से निवेदन कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारी मांगों पर आप गौर करें और जो हमारी कानून मांगे हैं, और निश्चित तौर पर जो हमारी ये मांगे हैं इससे छात्र हित भी जुड़ा हुआ है। मैं जनपद अध्यक्ष के रूप में चंपावत में राजकीय शिक्षक संघ में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और हमने पाया है कि उतनी हड़बड़ी का किसी भी सरकार की नहीं होती है। आज प्रातः जब हमने
अपना यहाँ पर से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के आवास को कूच किया, तो हमें आधे रास्ते में रोक करके ही वार्ता के लिए बुलाया गया। लेकिन जब वार्ता के लिए हमारा प्रांतीय नेतृत्व मुख्यमंत्री आवास गया, तो वहां पर कोई भी सकारात्मक बात नहीं हो पाई, इवन वार्ता शुरू भी नहीं हो पाई, और हमने जी, मजबूर होकर के हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। अभी हमको यहाँ पर रोक दिया गया है, अभी हम रुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुनः कहना चाहता हूँ, यदि सरकार को हमारी शिक्षकों की मांगों पर ठीक है दर्शक, बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं की गई, तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। ठीक है। बलवंत भाई, आपको भी चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं और आप भविष्य बनाने वाले हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आप ही का भविष्य अंदर में लटका ऐसा दिखता है। जो आपकी मांगे हैं, जो आपका आक्रोश है, जो आपके जरिए से माफ कीजिएगा, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बातचीत हुई है, आप लोग गए थे मुख्यमंत्री आवास में, तो क्या बात बनी है कोई? पंकज जी, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने का पूरा भरसक प्रयास किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के हमें किसी IPS अधिकारी के तहत या कोई हमारे IAS रैंक के अधिकारी, उनके द्वारा हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ, उनके ताले की तरफ जैसे हम आगे पहुंचे, हम वहाँ बहुत समय तक रुके, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके OSD या किसी भी प्रतिनिधि ने हमसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। और हम, ऐसा नहीं है कि आज जो हमारा शिक्षक है प्रदेश भर के 95 ब्लॉकों से 13 जनपदों से, आप देख रहे होंगे आजकल आपदा के हालात हैं। मैं जनपद उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और हाल ही में हमारे जनपद उत्तरकाशी में 15 अगस्त को बहुत भीषण आपदा भी आई है, और हम उस आपदा से भी ग्रसित हैं। और हम सरकार के साथ, विभाग के साथ भी वहाँ मिलते हुए, कार्य करते हुए, लोगों को हर संभव प्रयास करते हुए आर्थिक सहायता देने का भी, अपने सैलरी से, अपने वेतन से उनको देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि हमारे शिक्षक आज मसूरी और बहुत सारे क्षेत्रों से पैदल मार्च करते हुए, मैं स्वयं 21 किलोमीटर पैदल चलकर देहरादून पहुंचा हूँ। हमारी गाड़ियां रास्तों में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ, और माननीय विभाग हमारे साथ, माननीय सरकार हमारे साथ इस प्रकार का दोयम दर्जे का जो व्यवहार कर रही है, इससे निश्चित रूप से हमारा शिक्षक समाज बहुत ज्यादा कुंठित है, आक्रोशित है। ठीक, बीजेपी की बात में बाद में जाऊंगा, आपके पास आ रहा हूँ। पहले पंकज भाई, गजब मिली है इस तरीके से स्कूलों में कौन पढ़ा, तो ये आंकड़ा देख रहा था, मैं चर्चा और ज्यादा चिंतनीय था। आपका समर्थन इन शिक्षकों के साथ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस। हेलो जी पंकज जी, मुझे थोड़ा वॉइस क्रैक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका समर्थन जो है वो शिक्षकों को मिलता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? कौन सा? दे रही है, हेलो, खड़े हैं उनकी मांगों को लेकर। निश्चित तौर पे आज क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन था और है, और ऐसे अवसर पर जो समाज को दिशा देने वाले, समाज को एक सभ्य समाज बनाने वाले जो शिक्षक की अग्रणीय भूमिका रहती है, वो शिक्षक आज सड़कों पे था। तो ये बहुत चिंता का विषय है सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और बहुत चिंता का विषय है उत्तराखंड के भविष्य के लिए भी। तो निश्चित तौर पर जब इनकी मांगे इतने लंबे समय से चल रही है, स्थानांतरण को लेकर, पदोन्नति को लेकर, और जिस तरीके से मैं भी सुन रहा था, उन्होंने गुरुजी ने बताया कि 2018 से जिस पद पर हैं वो वहीं पे बैठे हैं, तो इस पर जरूर कुछ न कोई न कोई सही पॉलिसी बननी चाहिए। और जो सीधे प्रधानाध्यापक की नियुक्तियां हैं उस पे जो विरोध चल रहा है, तो ये सारी चीजें बैठ के शिक्षक संघ के साथ, राजकीय शिक्षक संघ के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए।
ना कि उनको विवश करना चाहिए था कि वो आज सड़कों पर उतरे। परंतु ये गूंगी बहरी सरकार है और एक वो सरकार है जो कि जिनके खुद ही मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि मुखिया जो है खुद ही फेल हैं। उनको खटीमा की देवतुल्य जनता ने फेल करार दे दिया था, उनको जबरन हमारे सिर पे बिठाया गया पिथौरागढ़ से जिता के। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सॉरी चंपावत से मैं कहना चाहता हूं आपने एलटी शिक्षकों के साथ क्या किया। 1371 आपने उनको हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। आपने उपनल के जो 22,000 लोगों के साथ क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा के अभी कंटेम्प्ट का भी मामला चल रहा था, मुख्यमंत्री जी लड्डू खा गए, फिर भी आप आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। और अब शिक्षकों का जो मामला है ये बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि देखिए ये पुरानी कहावत भी है, हमने बचपन से सुनते थे कि अगर कोई वकील कोई खराब होगा तो वो मुकदमा हार जाएगा, एक आदमी का पता चल जाएगा कौन है। वैसे एक इंजीनियर खराब होगा तो एक पुल तोड़ देगा, एक डॉक्टर खराब होगा तो एक मरीज की जान पे संकट आ जाएगा, परंतु एक शिक्षक अगर खराब हो गया तो वो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। ये समाज का ताना बाना शिक्षक के गोद में जो है प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं, ये चाणक्य ने कहा था। तो शिक्षकों के ऊपर आज इतनी जिम्मेदारी है और आज ये बच्चों को छोड़ के जिस प्रकार से बहुत चिंता का विषय है और सरकार को शीघ्र इनकी जो समस्या है उनका इनके बैठ के समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी समस्या जो हमने सुनी आज जो हम गए तो बिल्कुल जो समस्या है वो जेन्युइन है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना निकले। जी सतीश भाई आपके पास मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा समझाइएगा, बताइएगा कि कब तक ये गुरुजन शिक्षक ये सड़क पर रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर ये इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्या ऐसी मांग ये कर रहे हैं जो पूरी नहीं की जा सकती? पंकज भाई, मैं पहले तो ये बोलूंगा कि जो शिक्षक है वो हमारे समाज का सबसे एक आदर्श जो होता है वो शिक्षक होता है। वो हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और उनके जीवन में एक उजाला लेके आता है। मैं साथ में ये भी कहूंगा पंकज भाई, अभी 2 दिन पूर्व ही माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे बैठक हुई और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी। वहां पे शिक्षा सचिव से लेकर शिक्षा के तमाम जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उन सब लोगों को बुलाकर बैठक की गई उनके कैंप कार्यालय में, और उसमें निष्कर्ष ये निकाला गया कि जितने भी कोर्ट में लंबित मामले हैं उनका निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र करा जाए और एक डिसीजन लिया जाए। और अभी अभी मुझे कुछ समय पूर्व ही सूचना मिली कि कल शायद हमारी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में एक स्पेशल अपील करी है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेके और वरिष्ठता के जो क्रम है उसको लेके। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार हर तौर पे संजीदा है और हर चीज को लेके संजीदा है। और सरकार देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सिस्टम से जुड़े हुए हर एक विभाग को किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी के हित को अहित करा जाए, और सभी के हितों को ध्यान में रखकर आगे भी कार्रवाई करी जाएगी। जो कोर्ट में लंबित मैटर है उनको निस्तारण करके और सरकार उसमें जो कार्य करेगी वो आगे बढ़ेगी। जगदीश भाई सहमत नहीं है आपकी बातों से, बोलिएगा अधिकारी। असल में जो वरिष्ठता का लेकर विवाद है, वर्ष 2012 से 13 वर्ष बीत गए। जो वरिष्ठता को लेकर के जो नियमावली बनी हुई है उससे पहले भी प्रमोशन वगैरह होते थे, लेकिन डिपार्टमेंट ने या फिर मैं सरकार कहूँ या फिर शासन कहूँ, इन्होंने अभी तक इस पर कोई इतनी अच्छी पैरवी नहीं की। कोई भी केस अगर 13 साल से एक कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, या उसको सरकार चाहती, सरकार संवेदनशील होती तो उस पर अपनी ओर से जो भी नियमावलियां या फिर जो शासनादेश विद्यमान है उसके तहत अपना पक्ष रखती, या तो वादी के फेवर में जाता डिसीजन या फिर वादी के डिसीजन में जाता। कोर्ट का नाम पंकज भाई, मैं अच्छी तरह से न रख नहीं पंकज भाई, ये कल का ही इंसिडेंट है। कल ही हमारे जो नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग स्पेशल अपील दायर करेगा।
मैं ये कहना चाहता हूं, ये शायद जो हमारी सरकार है ये इसी और एक कार्य कर रही है और एक कदम आगे बढ़ा रही है ताकि शिक्षकों को भी परेशानी ना हो। लेकिन विपक्ष का काम हर चीज में राजनीति करना हो गया, ये बड़े शर्म की बात हो गई है। उनको हर जगह राजनीति करनी है, चाहे आपदा आए चाहे कुछ आए। आप देखिए अभी ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपदा आ रही है, गणेश जोशी जी ऐसा बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री कल उनका जन्मदिन था, वो बोलते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं कि मेरा जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाए, सुबह से आपदा ग्रस्त क्षेत्र में चले जाते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और ये शर्म आएगी नहीं, मुझे पता है ये नहीं आएगी इनको। सवाल किया सतीश भाई, वो तो अभी है भी नहीं विंडो में। बलवंत असवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा जरा क्या कह रहे हैं, बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता आदरणीय सतीश जी ने बात रखी, कोर्ट को लेके बात रखी, एक विशेष अपील की बात आई है आज अखबार में। आप यकीन मानिएगा, और मैं बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ ये बात रखना चाह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था तो उन्होंने 100 दिनों के भीतर शिक्षकों की सारी जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनके निदान के लिए, उन समस्याओं के हल के लिए एक अपने आप में ही उन्होंने एक एजेंडा या कहूँ या एक उनका घोषणा पत्र कहें या स्वयं का उनका एक संकल्प कहें कि उन्होंने ये तय किया कि 100 दिन के भीतर शिक्षकों की सभी समस्याओं का निस्तारण होगा। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार एक रट लगाए बैठे हैं कि यदि हमारे राजकीय शिक्षक, हमारे गुरुजी लोग कोर्ट से अपने उचित वापस ले लेंगे तो मैं 1 हफ्ते में पदोन्नति कर दूंगा। हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही आदरण के साथ आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को एक संदेश इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि यदि आपकी कथनी और करनी में वाकई कोई अंतर नहीं है और आप राजकीय शिक्षकों की पीड़ाओं को समझते हैं। एक तो सत्ता के गलियारों में एक कहावत हुआ करती थी कि जो सत्ता की जो सीढ़ियां हैं, जो सत्ता का जो सिंहासन है, वो शिक्षकों के घरों से, उनके गलियारों से होकर निकलता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हम राजकीय शिक्षक इस मायूसी के साथ ये बात रखते हैं कि अगर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी चाहें तो हमारी पदोन्नति या हमारे हस्तांतरण प्रक्रिया को पूर्व की भांति काउंसिल से सुव्यवस्थित करते हुए मैं समझता हूं कि उनको 3 से 4 दिन भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, सबको खुश करने की बात, सबको अच्छा बनने की बात, सबके साथ सबके विकास करने की एक केवल मन कहानी एक बात करते हुए हमारे 95% शिक्षकों से ज्यादा शिक्षकों को आज लाचार होकर, मायूस होकर यहाँ आंदोलन के लिए आना पड़ रहा है। और इस बात की मैं एक प्रामाणिकता के साथ बात रखना चाहता हूँ कि आज सोचिए कि कौन जिम्मेदार शिक्षक, कौन समाज का जिम्मेदार नागरिक, कौन समाज का जो देश का जो बच्चों का भाग्य निर्माता है, वो शिक्षक ऐसे भीषण आपदा के क्षेत्र में जनपद चंपावत से लेकर जनपद उत्तरकाशी से लेकर जनपद पिथौरागढ़ से लेकर ऐसा दूर दराज का शायद ही कोई जनपद है जहां से हमारे यहाँ जो है आज ये धरना कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और उनके आवाज को पूछ करने के लिए यहाँ पे उपस्थिति न मिली। पब्लिक मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सभी ने इस बात का अवलोकन किया होगा। मैं निश्चित एक जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारा केवल और केवल दुख है, तकलीफ है। और एक बात मैं हमारे अधिकारी जी जिला चंपावत से आप लगा लीजिए कि चंपावत से इन्होंने कितने जिलों को पार करते हुए और हरिद्वार में आप स्थिति देख लीजिए आज किस प्रकार के वहाँ पे जो है रास्ते हैं। ऐसे भीषण रास्तों को लेते हुए हमारे महिला शिक्षक कार्मिक बहनों को भी लेके आए हैं। ऐसे ही जनपद उत्तरकाशी से मैं बहुत सारे 150 से 200 शिक्षकों को यहाँ पे लेके आया हूँ। 21 किलोमीटर से ज्यादा का रन हम आज पैदल कर रहे हैं, हमारी सारी गाड़ियां रास्तों में है। लेकिन उसके बाद हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्यों शिक्षकों को क्यों बार बार सड़कों को आने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर माननीय सरकार शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है तो हमारी बातों को क्यों नहीं सुनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। हमारे साथ आज बिल्कुल एक मजाक बन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें जब यहाँ पे बुलाया और उसके बाद यहाँ पे हमारे शीर्ष नेतृत्व को बिठा के रखा और उनके साथ वार्ता करने तक जो है जहमत नहीं उठाई गई। इस बात को हम इस मीडिया के माध्यम से आक्रोश की तस्वीरें हमने देखी हैं असवाल साहब, जिस तरह से आक्रोश था। महत्वपूर्ण आंदोलन का आज एक हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं इतिहास रचा जाए और ये जो सीधी भर्ती है इसको निरस्त किया जाए। इसीलिए देखिए आज शिक्षक मजबूर होकर सड़कों पर आ गया है। तो वो देश कैसा होगा जिसका शिक्षक सड़कों पर आ गया है, उस देश का भविष्य क्या होगा। हम भविष्य के निर्माता हैं, लेकिन देखिए आज अपनी मांगों को पूरी करने के लिए देख रहे हैं सारी भीड़ आज सड़कों पर उतर आई है। बड़ी शोचनीय स्थिति है और बहुत दयनीय स्थिति है कि हमारी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आंख मूंद ली
गई है, तो बड़े अफसोस की बात है। हमारी मांगे शरद दीक्षित हल्द्वानी से हमारी मांगे एक तो सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की बंद हो, स्थानांतरण हो और पदोन्नति 100% हो। हम अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे और पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है। हजारों की संख्या में आज एकत्रित हुए हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि शिक्षकों का सम्मान उनके हाथों में होना चाहिए। तो ये तो आक्रोश भी है और बात भी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास आऊं, पंकज भाई आपके पास आऊं, उससे पहले अधिकारी जी से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे पास जो जानकारी है, आपका एक पोस्टर जो आपने व्हाट्सएप पर दिया, उसमें जो लिखा था, बहुत सारी मांगे वैसे तो आपकी हैं, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर 4 मांगों का जिक्र आप कर रहे हैं। सभी स्तर की पदोन्नति, 34 सूत्रीय मांग पत्र पर शासनादेश निर्गत और सभी स्तरों का स्थानांतरण, और ये लास्ट वाला जो है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली संशोधन निरस्त। बाकी चीजों के बारे में तो मैं उतना नहीं जान पाया या समझ पाया, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस प्रधानमंत्री ये प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के मसले पर अधिकारी जी, जब मैं खोजबीन कर रहा था तो मुझे ये जानकारी मिली और निकली कि प्रदेश भर में 88% पद खाली हैं। क्या सही है? हेलो जी जगदीश जी बोलिए। कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर, इस समय पूरे प्रदेश भर में लगभग 88% प्रभारी 88% प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की पद खाली है। और अगर मेरे जनपद की, हेलो बोलिए बोलिए सर बोलिए। अगर मेरे जनपद की बात करते हैं, जनपद चंपावत की, वहां पर 105 माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें से केवल 8 विद्यालयों में प्रधानाचार्य पोस्टेड है। और लगभग आप देख लीजिए, उसमें लगभग 97 पद है, जो 97 इस विद्यालय है वो प्रधानाचार्य विहीन है। जब ऐसे में अगर सरकार चाहती है कि हम सरकार चाहती है कि हम कोई सॉल्यूशन करें या फिर संवेदनशीलता दिखाती है, तो निश्चित तौर पर यदि पदोन्नत होगी तो पदोन्नत के माध्यम से विद्यालय भरे जाएंगे। उससे छात्र हित में भी अच्छा काम होगा और गुणवत्ता भी आएगी शिक्षा की। जो हमारी डिमांड्स हैं वो केवल हमारी डिमांड्स ना होकर के वो समाज हित और शिक्षा हित के लिए भी हमारी डिमांड है। तो हम पुनः इस चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वो जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है उसे निरस्त करे और वर्षों से जो लोग पदोन्नत की राह देख रहे हैं, जो शिक्षक साथी, उनके पदोन्नत का प्रारंभ करें। ये काम सरकार अगर चाहे तो बहुत जल्दी ये कार्य कर सकती है। जी पंकज भाई, ये बड़ी सोचने वाली स्थिति है ना। मैंने तो आज तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। शिक्षा को लेकर बात करता हूँ, मेरी प्राथमिकता में प्रदेश शिक्षा है। यहाँ के टीचर्स भी हैं, यहाँ के बच्चे भी हैं। एक तो चिंता मेरी इस बात को लेकर भी है, तमाम स्कूल हम बंद कर रहे हैं, शिक्षकों का ट्रांसफर इधर से उधर जाना, बच्चों की कमी, हम झेल रहे हैं तमाम तरह की परेशानी। लेकिन उसमें भी 80% स्कूल ऐसे जहां पर प्रधानाध्यापक नहीं है। असल में जो भाजपा की और आरएसएस की जो नीति है शिक्षा का भगवाकरण करने की जी, वो उसी स्ट्रेटेजी का एक ये पार्ट है। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो माध्यमिक स्कूल्स हैं, इंटर कॉलेज हैं, सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज तक जो है वहां पर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, टीचर की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और उसके जो पैरेलल है, आप वहां देखेंगे कि जो सरस्वती शिशु मंदिर हैं वो बढ़ रहे हैं, विद्या मंदिर जो हैं बढ़ रहे हैं। तो जब ये शिक्षक वहां से निकाले जाएंगे या जब विद्यालय बंद होंगे सरकारी और ये हटाए जाएंगे, तो ये सीधे सीधे वहां पे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में भेजे जाएंगे। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है पंकज भाई, ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। नहीं तो अब देखिए, लॉजिक तो हम भी लगाते हैं, देख रहे हैं जो सरकार का षड्यंत्र चल रहा है। नहीं तो क्या दिक्कत है जो ये मांग बोल रहे हैं। एक तरफ हमारी सरकार इतनी तत्परता के साथ कह रही है कि अधिकतर जो विवाद है वो न्यायालय में पेंडिंग है, उनका निस्तारण करने के लिए हमारी सरकार आगे आ रही है कि शिक्षकों की भी भर्ती हो, प्रिंसिपलों को भी भर्ती हो। आप बोल रहे शिशु मंदिर बढ़ाए जा रहे हैं। बड़े भाई साहब पंकज भाई, ये तो आप थोड़ा सा उसका संज्ञान रखिए, लोक लिहाज का तो रखिए। हर जगह राजनीति करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो अलग बात है, आपकी मजबूरियां हैं और मैं उसको फिर समझ तो ये सकता हूँ आंदोलन और इसलिए उसका होना उसका चाहिए था मैं कि सरस्वती उसका मैं शिशु मंदिर सम्मान बहुत भी ज्यादा है, उनको कम करो। आपकी फिर तो ये आंदोलन आपकी इसलिए होना मजबूरी चाहिए हो। था शिक्षकों का। नहीं नहीं नहीं, आपकी मजबूरी का भी मैं सम्मान करता हूँ, वो चलो बाद में करेंगे। अभी जो शिक्षकों के आंदोलन की बात है और जी जो पूरा उसका भगवाकरण का जो षड्यंत्र है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि मंत्री जी वो हैं जो खुद ही जो है बादल को भी इधर उधर कर देते हैं, बारिश को भी इधर उधर, कभी कम यहाँ ज्यादा। उनकी भारी डिमांड इस समय चल रही है कि भैया थोड़ा हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है इसको आपके नेता थोड़ा की तरह नहीं नीचे कि भेज इधर से दीजिए। आलू डालेंगे और सोना तो निकलेगा। अरे तो नहीं, सुनिए, तो आप ये आने तो वाले में बहुत आपके भाई हम इस मामले इतना गंभीर विषय है, में शिक्षक अगर आज सड़कों पर हैं, थोड़ा मुझे शिक्षक और जी बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांग सुनी जाए। और इनको बुला के, अगर इतने संवेदनशील है होते तो क्या मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है 5 मिनट इनको दे पाते? जी परंतु समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि समाधान निकले ही ना, और मुद्दे इतने ज्यादा हो जाएं तो करें आंदोलन, किस मुद्दे पे आंदोलन करेंगे? इस पे एलटी वाले अलग घूम रहे हैं, आपके उपनल वाले अलग घूम रहे हैं, तमाम आज राजकीय शिक्षक संघ वाले अलग घूम रहे हैं, डिग्री कॉलेज वाले अलग घूम रहे हैं, और तमाम जो है बेरोजगार अलग घूम रहे हैं, एसएससी वाले और यूपी ट्रिपल एससी वाले, वो पेपर लीक वाले अलग घूम रहे हैं। तो प्रदेश में मुद्दों की इतनी बाढ़ है कि हर एक आंदोलनरत हैं, परंतु सरकार की कान में जूं नहीं रिंग रहा है, क्योंकि इन्हें पता है फिर ये ले आएंगे लव जिहाद, थूक जिहाद और मजार जिहाद ठीक और है। तमाम तरीके के जो हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश के फिर से चुनाव में उसको ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे। देखिए, मैं पर्सनली तौर पर, निजी तौर पर कहूँ, एक पत्रकार के नाते भी नहीं, एक उत्तराखंडी के नाते भी, कि भैया शिक्षक दिक्कत में है तो समझ लीजिए सरकार भी दिक्कत में है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सतीश भाई। पंकज भाई, मुझसे पूछा आपने? जी जी जी, सरकार आप ही की है जनाब, मेरी तो है नहीं ना पंकज पंकज भाई। भाई, मैं बोल रहा हूं, मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने शिक्षकों के लिए तो छोड़िए, जो छात्र हैं उनको भी ध्यान में रखा, जो किसान हैं उनको भी ध्यान में रखा, महिलाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा। तो मैं कहना चाहता हूं, तो शिक्षक हमारे समाज की एक कड़ी है और हमारे समाज का एक आदर्श व्यक्तित्व होता है शिक्षक, तो उनको कैसे छोड़ सकती है हमारी सरकार? लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज कहना चाहता हूं पंकज भाई। एक प्रकरण की सुनवाई कल है, एक की 23 सितंबर को है, तो सरकार भी देख रही है कि न्यायालय का भी क्या रुख रहता है, क्या चीजें हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जितनी ये मांगे हैं वो सारी की सारी पेंडिंग पड़ी हुई है न्यायालय में, और न्यायालय सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ न्यायालय से बड़ा कुछ हमारी सरकार किसी को समझती नहीं है। न्यायालय एक पूजनीय और सर्वोपरि चीज है, और वहां से जो आदेश आएगा, जो वहां पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं, अगर उनका निस्तारण शीघ्र नहीं होगा, हमारी सरकार ने बोला है कि डबल बेंच के पास भी हम जाएंगे और जल्दी से जल्दी निस्तारण को करके एक नियमावली बनाई जाएगी, और जो सभी शिक्षकों को साथ में लेके चलेंगे। तो है 2022 वाले संशोधन वाली नियमावली, जिसके खिलाफ शिक्षक सड़क पर आ गए। अब कौन सी नियमावली और बनाई जाएगी? अगर कोर्ट ही फैसला करता रहा तो फिर राजनीति क्यों करनी है? क्यों राजनीति करेंगे? वकील बनेंगे पंकज भाई की तरह, वहीं से सब चीजें फैसले होंगे। बलवंत भाई, आपके पास आ रहा हूँ। आप एक शिक्षक के नाते मैं आपको देख पा रहा हूँ कि बैठने तक का ठौर नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था और क्या होगी पता नहीं, किस स्थिति में आप लोग होंगे। चिंता एक शिक्षक के तौर पर भी है और एक इंसान के तौर पर भी है। लेकिन जिस हिसाब से भी काम चल रहा है, कोर्ट कचहरी वाली बात हो रही है, हालांकि कई मसले चल भी रहे हैं, उस पर आपका क्या रुख है? पंकज भाई, एक्चुअली जहाँ मैं अभी बैठा था वो एक बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच थी बाहर का, तो मुझे अंदर ले गए कि आप रिसेप्शन में बैठिए, लेकिन मुझे उचित नहीं लगा कि एक गोपनीयता हमारी रहती है और उस चीज को लेकर मुझे बाहर बैठना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं और हमारे साथी हैं, अलग अलग जगहों पे हम बैठ के अपनी बात रख रहे हैं, ताकि बहुत ज्यादा शोर शराबा भी आप तक न पहुंचे और हमारी वाजिब बात, शिक्षकों के जो हम प्रतिनिधि हैं और उनकी बातें, उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का हमारा जिम्मा है। उस नाते हमें थोड़ा सा, अगर ऐसी तकलीफें भी होती हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आदरणीय सतीश जी ने अभी बात रखी, मैं सीधे इस बात पे आता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी हाल ही में एक बयान जारी किया, और संभवतः जो हमारे पक्ष विपक्ष के जितने भी सम्मानित हमारे विधायकगण हैं उन पर भी मैं ये मानता हूँ, ये सरकार की तरफ से सीधा सीधा एक आक्षेप है
और कहीं न कहीं उनके द्वारा राजकीय शिक्षक संगठन को 57 से लेकर 58 विधायकों ने, चाहे क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या भाजपा पार्टी, सभी सम्मानित राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारी एक सूत्रीय मांग थी। गत सत्र में भी हम इसी माह में आंदोलनरत थे और हमने अपने क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉकों में और प्रत्येक जनपद में जितने भी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधिगण हैं, जितने भी हमारे विधायकगण हैं, उन विधायक गणों को हमने उनका ध्यान हमारी इस मांग के साथ रखा कि सर, हमारा 95 से लेकर 98% चाहे युवा प्रवक्ता साथी है, चाहे युवा एलटी साथी है, चाहे वरिष्ठ प्रवक्ता साथी है या वरिष्ठ एलटी साथी है, सब लोग केवल और केवल पदोन्नति चाहते हैं। और उसे आशय के साथ जब हमने निवेदन किया तो सभी सम्मानित विधायक गणों के द्वारा हमें लिखित एक पत्र दिया गया उनके पैड पर, जो पत्र आज भी हमारे पास चस्पा है, हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में है। उसमें लिखा गया कि परीक्षा जो सीमित विभागीय अध्यापन संवर्ग नियमावली है 2022 और साथ ही साथ जो इसकी परीक्षा है, इसको निरस्त किया जाए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि उसे मीडिया में और कैबिनेट में इस प्रकार से मैनिपुलेट करके रखा गया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी वहां पे कह रहे हैं कि इस मांग में शिक्षकों ने एलटी को समायोजित करते हुए एलटी को जोड़ने की बात की। अगर उनकी बात में दम है तो मैं खुली चुनौती देने को तैयार हूं। वो आए, आज हमारे 57 से लेकर 58 विधायकों का जो उस समय का उनके लेटर हेड पे हमें सहमत थी और उनके द्वारा एक पैड माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के लिए जो उनके एक पैड अपने विधायक क्षेत्र से जनप्रतिनिधि गण होने के नाते गया था, उसमें आज भी केवल और केवल एक बात लिखी गई है और बहुत स्पष्ट शब्दों में बात लिखी गई है कि हम सभी राजकीय शिक्षक साथी केवल और केवल जो सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा है इसको निरस्त करना चाहते हैं और इसके निरस्त करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हम आंदोलित हैं। और बार बार एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं और सतीश जी जरूर इसमें भी होमवर्क करें और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा आप पढ़ के इसमें अध्ययन करके आप आए, क्योंकि ये हमारी पीड़ा है। हमें इसको कोई याद करके, कोई समझ के, कोई बोल के हमें बोलना इस चीज को नहीं आता। ये बिल्कुल हमारे मन में, हमारे जहन में हमारी पीड़ा है। हम रात को भी सपने में कई बार चीजें बोल के निकाल देते हैं। हम घरों में भी इतने परेशान रहते हैं, इतने व्याकुल रहते हैं, इतने कुंठित रहते हैं और इतने तनाव में हम जीते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और उस समय भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब दानू जी, मैं उनका पूरा नाम तो नहीं जानता हूँ, उनके द्वारा हमारे आंदोलन को, जब हमारा आंदोलन 16 सितंबर तक निदेशालय में चल रहा था, क्रमिक आंदोलन था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दूरभाष पर हमारे शीर्षक नेतृत्व भाई राम सिंह चौहान जी से वार्ता की गई और साथ ही साथ उनको फोनिक वार्ता के साथ आदरणीय ओएसडी साहब दानू जी हमारे पास आए और उन्होंने एक सहमति हमें दी कि आपको ये सीधी भर्ती परीक्षा, लोक सेवा आयोग अधिकरण ने इस भर्ती परीक्षा को अग्रिम तिथि तक स्थगित कर दिया है और जब कभी भी इस परीक्षा, वैसे तो हम इस परीक्षा के नियमावली को रद्द कर देंगे, लेकिन अगर इस परीक्षा भर्ती नियमावली में कोई, अगर इसमें आंशिक या किसी प्रकार का कोई भी संशोधन अगर होता है तो निश्चित रूप से राजकीय शिक्षक संगठन को इसमें जोड़ा जाएगा, उनकी पैरोकारी इसमें शामिल की जाएगी, उनसे लिखित सहमति के साथ, सुझाव के साथ तभी इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पूरे 11 महीने से अधिक समय होने के बाद, अब तो सितंबर में हम आंदोलन करते हैं, पूरा साल भर कहने को है और गत सत्र 16 सितंबर 2024 के बाद आज सितंबर में हम आंदोलित हैं और साल भर होने के बाद बिना किसी प्रस्ताव के, बिना राजकीय शिक्षक संगठन के सहमति के सीधे कैबिनेट में इस बात को लाया जाता है और अफसोस के साथ इसको पारित किया जाता है, जबकि हमारे 95 से अधिक प्रतिशत लोग आच्छादित हैं। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि तात्कालिक समय पे जो हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था, इस लिखित आश्वासन के साथ स्थगित हुआ था कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा तात्कालिक श्री लीलाधर व्यास जी, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके द्वारा हमें विभाग, हमारे राजकीय शिक्षकों को एक लिखित सहमति और लिखित पत्र जारी किया गया कि ये भर्ती परीक्षा जब तक भी इस वजह से, तो इसको हम रद्द करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आंशिक संशोधन प्रस्ताव में कुछ लाया जाएगा तो आपको बिल्कुल भौतिक रूप से पत्र के साथ, आपको विधिवत रूप से इसके साथ बिठाया जाएगा, ताकि इसमें कोई बदलाव अगर होते हैं तो आपकी सहमति और असहमति पर विचार किया जाए। जी अधिकारी जी, आपके पास मैं आऊं, आपसे मैं 2 सवाल जानना चाहता हूं। एक तो ये कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ मसला हल हुआ नहीं है, आगे की रणनीति अब छात्र, ये आपके शिक्षक संघ की क्या होने वाली है? एक सवाल तो ये है। दूसरा ये कि जो नियमावली लाई गई 2022 तक, जिसका बार-बार जिक्र हो रहा है, जिसमें ये कहा गया कि आसान हो जाएंगी चीजें, उनको आप किस तरीके से बता रहे हैं कि और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी? खासकर प्रधानाध्यापक के पद को भरने को लेकर सवाल है।
आज हेलो, आवाज जी बोलिए बोलिए सर आवाज बोलिए, जी। आ रही है। आज जो आंदोलन को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई वार्ता शुरू नहीं हो पाई है। जी आगे अब हम बैठेंगे, हमारा पूरा जो प्रदेश का राजकीय शिक्षक संघ है उसकी कोर कमेटी बैठेगी और तय करेगी। निश्चित तौर पर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उसका स्वरूप क्या होगा वो हम आगे तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जो दूसरा सवाल आपने दिया वो मुझे सुनाई नहीं दिया थोड़ा सा, फिर भी जी, उसमें उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो मैं दोबारा उस पर बोलूंगा। वो नियमावली का जिक्र बार बार हो रहा है, जो नियमावली लाई गई, कैबिनेट की मंजूरी मिली, वो सब बातें जिसमें प्रधानाध्यापक के पद भरे जाने थे, वो प्रोसेस को लेकर आप लोग रजामंद नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि वो प्रोसेस नहीं होगा। जी, असल में जो नियमावली आई थी 2022 में, जो नियमावली बनाई गई, उसके तहत जो प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ की थी, पिछले वर्ष हमने आंदोलन किया था। उसमें हमारा कर्मिक अनशन और आमरण अनशन हुआ था। उसके बाद सरकार ने उसे लोक सेवा आयोग से जो विज्ञप्ति जारी की थी उसे निरस्त कर दिया था। जी लेकिन हम बिल्कुल भी जो सीधी भर्ती है, विभागीय सीधी भर्ती है, राजकीय शिक्षक संघ उसका बिल्कुल सिरे से विरोध करता है, क्योंकि वो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनके अधिकारों पर वो एक तरह का डाका है। क्योंकि जो वर्षों से विभाग में बैठे हुए हैं, बहुत लंबी लंबी सेवा उन्होंने की है। इतनी लंबी सेवा करने के बाद उनके जो पदोन्नति के अवसर हैं, वो भर्ती परीक्षा उसको समाप्त करती है। क्योंकि प्रदेश भर में जो प्रधानाचार्यों के पद हैं वो बहुत कम है। उसमें भी ये भर्ती परीक्षा अगर आएगी तो इससे निश्चित तौर पर जो हमारे पदोन्नति के अवसर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि जो दो हमारे पूर्व में जो दो कैडर हमारे यहाँ निर्धारित कर दिए गए थे, एक शैक्षणिक संवर्ग, एक प्रशासनिक संवर्ग। प्रशासनिक संवर्ग में लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति आती है, उसमें उप शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति होती है, वो ऊपर डायरेक्टर तक वो पद जाते हैं। लेकिन जो हमारा शैक्षणिक संवर्ग है वर्ष 2006 के बाद, उसमें हमारा जो अंतिम पदोन्नति का पद है प्रधानाचार्य है। और यदि हमारा वो प्रधानाचार्य का पद समाप्त कर दिया जाएगा तो उसको सीधी भर्ती या विभागीय भर्ती में लाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। इसलिए हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वो सीधी भर्ती, जो विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा है उसे निरस्त किया जाए और जो नियमावली है उसको भी समाप्त किया जाए। ये हमारे डिमांड से। जी पंकज भाई आपके पास मैं आ रहा हूँ। शिक्षकों की बात सुन लिया, अभी दिया, मैं भी बता रहा हूँ और लोग भी दिखा रहे होंगे, लेकिन समाधान वाला सिर्फ समाधान एक ही जगह से है, वो है सरकार। पुष्कर सिंह धामी वही समाधान कर सकते हैं, मेरे और आपके आप में तो है नहीं। लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई सकारात्मक चीजें निकलती बनती नहीं दिख रही है शिक्षकों के लिए, तो आगे क्या होगा? मुझे चिंता उन बच्चों की भी है जिन्हें ये पढ़ाते हैं। देखिए, सरकार ये सब जानबूझ के कर रही है, और क्योंकि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जो है शिक्षक जो है ये अपना प्रोफेशन छोड़ दें, आंदोलन में लगे रहें, स्कूल कॉलेज बंद हो, क्योंकि अनपढ़ों की सरकार है। हमारा सीधा कहना है, शिक्षक, जब आपको भी पदोन्नति चाहिए, आप पहले विधायक बने, फिर आपको मंत्री बनना है, फिर मुख्यमंत्री बनना है। आप मुख्यमंत्री बने तो आपको मुख्यमंत्री पर टिके रहना है। उसी प्रकार से शिक्षक भी चाहता है कि मैं अगर पहले अध्यापक था तो एक दिन प्रधानाध्यापक भी बनूं। तो उसके लिए आप सीधी जो आपने नियुक्ति की प्रक्रिया निकाली है, तो सीधे सीधे उसके हितों पर कुठाराघात है ना। और जो स्थानांतरण की बात वो कर रहे हैं और जो पदोन्नति की बात वो कर रहे हैं, तो सारी बातें बिल्कुल सटीक हैं। तो अभी वो बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन उनका चल रहा है, और कल परसों ये आंदोलन उग्र होगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बताइए? आज तमाम 25,000 के आसपास शिक्षक आने थे, और इतने रोक के बावजूद भी एक अभी पत्र भी एक पुलिस अधिकारी का वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने तमाम जिले के जनपद के लोगों को पत्र लिखा कि इनको आने मत दिया जाए। तो आप फिर भी ना करते, 7-8 हजार आदमी आज इकट्ठा हो गया। और फिर अगर कल परसों ये आंदोलन उग्र होगा, अभी शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, तो सरकार को बुला के वार्ता करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए, और समाधान निकलने योग्य है। परंतु जहां तक मैं आपको कोर्ट की बात बता रहा हूं,
ये सरकार इतनी दुष्ट निकम्मी सरकार है कि माननीय उच्च न्यायालय से फटकार लगने के बावजूद भी कंटेम्प्ट उच्च न्यायालय में उपनल का जो मुकदमा है 22,000 जो उपनल के लोग हैं जिनको परमानेंट नियुक्ति देने की बात हुई थी, कोर्ट से फटकार लगाने के बावजूद भी आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो आप उच्च न्यायालय की बात तो छोड़ दीजिए, न्यायालय एक बहाना है, नहीं तो सीधा सीधा उसका समाधान ये है जितनी न्यायालय में पदों को लेकर विचाराधीन है मुकदमा, उनको छोड़ के बाकी सारी चीजों का निस्तारण करिए। परंतु सरकार की मंशा ये न करके इसी में है कि शिक्षक भी सड़कों पर आके आंदोलन करे और किसी प्रकार से स्कूल बंद हो, किसी प्रकार से इनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगाए जाएं, तो सीधे सीधे मैं इसमें सरकार को दोषी मानता हूं। जी सतीश भाई, एक सवाल तो ये है कि हम लोग शिक्षा को लेकर कितने संजीदा हैं, ठीक है, सरकारें चाहे पंकज भाई की रही हो या आपकी रही हो, हालांकि जब से उत्तराखंड बना और उसके बाद आगे बढ़ती गई, उसी दौरान हम लोगों ने भी उत्तराखंड को कला सीखा। लेकिन इन सब के पीछे तो प्राध्यापकों प्राचार्य के पद को लेकर मेरा सवाल है, इतने लंबे वक्त से इतने पद खाली है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वो सारे के सारे मामले कोर्ट कचहरी में हैं जिन मामलों को लेकर ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे भाई, 2-4 होंगे, उनको छोड़ दीजिए, पर गौर नहीं भी कर सकते, कम से कम बैठकर आप टेबल टॉक तो कर ही सकते हैं। मुलाकात भी नहीं हो रही, कोई बात भी नहीं हो रही, समझे कि सही हो रहा है सब कुछ। देखिए पंकज भाई, मुझे आपकी आवाज ज्यादा साफ आई नहीं, शायद नेटवर्क का इशू है, लेकिन मैंने जितना भी सुना मैं कहना चाहता हूं कि जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो मैक्सिमम जो है वो कोर्ट में है, तो वो कोर्ट में है और विचाराधीन है, तो उस पे अभी डिसीजन आना भी है। मैंने आपको बोला कि जैसे एक प्रकरण का जो सुनवाई है वो कल है और एक की 23 तारीख को है, तो उसमें जो भी डिसीजन आएगा या नहीं आएगा उसके बाद भी हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा विभाग ने ये मंत्रणा करी है कि हम डबल बेंच की जो न्यायालय है वहां जाएंगे और उधर उस पर जो भी आदेश होगा उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज कहना चाहता हूं पंकज भाई, हमारी सरकार संवेदनशील है, जैसा कि बात आई, बलवंत भाई ने भी बोला और जगदीश जी ने भी बोला कि भाई जो हम लोग इतने मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं और 57 से 58 विधायक हमारे फेवर में है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी इस और आपकी जो भी परेशानियां उस और सोच रहे हैं और सोचेंगे भी और सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व है वो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को छूने वाला है और वो निश्चित तौर पे जो शिक्षकों के लिए अनुकूल जो नीतियां होंगी वो आने वाली है आने वाले समय पे। सुनिए, आपने उनका जिक्र किया है, जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हम पिछले लगभग 1 जून से हम लोग आंदोलनरत हैं और यदि सरकार संवेदनशील है तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब हमने पहली बार 16 जून को यहाँ पर एक धरना कार्यक्रम किया था निदेशालय में, उसके बाद हमने 5 जुलाई से चॉकडाउन हड़ताल का निर्णय लिया था, लेकिन आचार संहिता के चलते हम वो कार्यक्रम को हमने स्थगित किया और हमने 18 अगस्त से चॉकडाउन हड़ताल किया। और मैं राजकीय शिक्षक संघ के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर कि जब भी हम लोग अगर चॉकडाउन का हड़ताल करते हैं तो सरकार बहुत संवेदनशील हो जाती है और छात्र हित को ध्यान में रख करके हमसे वार्ता करती है और वार्ता के लिए बुलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए असंवेदनशीलता की हद पार करते हुए न विभाग की ओर से न शासन की ओर से कोई वार्ता के लिए हमको आमंत्रित नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि वार्ता करें, वार्ता में हल निकले, हम भी चाहते हैं, हम भी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे विद्यालय है जो हमारे हड़ताल से प्रभावित हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको मजबूर कर दिया गया, हमको बाध्य किया गया कि हम आंदोलन करें। और वो जो हमारी चॉकडाउन हड़ताल चली लगभग वो 13 दिन चली। 13 दिन चलने के बाद भी शासन ने और विभाग ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने खुद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने चॉकडाउन का निर्णय वापस लिया और छात्रों की पढ़ाई के साथ अब हम जो भी अन्य कार्य हैं, शिक्षण के इतर जो जितने भी कार्य हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। अभी भी मैं इनके प्रवक्ता के रूप में जो बीजेपी के माननीय व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अभी भी बात करें, अभी भी बात को आगे बढ़ाएं, अभी भी अपनी असंवेदनशीलता छोड़ करके हमारे मांगों के प्रति संवेदनशील होकर के उन पर वार्ता के लिए हमें बुलाएं।
तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि पदोन्नति बहाल हो जाए, और पदोन्नति हमारा मेन मुद्दा है, पदोन्नति। और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली जो हमारे पदोन्नति पर जो एक प्रकार से कुठाराघात करती है, उसे निरस्त किया जाए, ये हमारी डिमांड्स है। अगर सरकार संवेदनशील है तो मैं पूरे इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वो आए, वार्ता करें और हमारी बात सुने। हमारी जितनी भी बातें हैं तार्किक हैं, हम शिक्षक हित के लिए तो काम कर ही रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्र हित भी है, छात्र भी है, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो शिक्षण का कार्य करे और अपने छात्रों को सर्वोच्च उनके कैरियर की ओर ले जाए, ये हम सोचते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं, लेकिन सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। यदि सरकार संवेदनशील नहीं होगी तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन को और तेज करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की होगी। सतीश भाई आप जवाब दीजिए। सतीश भाई आवाज आ रही है आपको? सतीश भाई आवाज सुन पा रहे हैं आप? सतीश भाई आवाज आ रही है? आपने सवाल सुना? जगदीश जी ने क्या कहा? सतीश भाई जी विवश हैं, क्या करेंगे? नहीं आवाज तो जा रही है। बोलिए बोलिए बलवंत जी। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारी जी ने भी जो बात रखी, यकीन मानिए जितनी भी हमारी जो मांगे हैं सरकार से या विभाग से, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे तमाम जो उच्च अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारा प्रमोशन को लेके या हमारे बच्चों के लिए टीचर नौनिहालों का जो भविष्य जो मानवीय संसाधनों के रूप में विद्यालयों में उनकी पूर्ति होनी चाहिए, तो इसमें एक तार्किकता आधार भी मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन मुद्दों पे संभवतः जो राजनीतिक पार्टियां हैं या विश्लेषक हैं उन तक इस बात की पहुंच शायद नहीं बन पाती होगी। लेकिन मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि अभी अगर हमारे माननीय विभाग द्वारा शिक्षक छात्रों की पदोन्नति कर दी जाती है तो उस पदोन्नति से सरकार पर, विभाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय नुकसान या आर्थिक बोझ का कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं होने वाला है। उसका कारण है, मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को रखना चाहता हूँ। मैं 2011 का सीधी भर्ती एलटी का टीचर हूँ और फिजिक्स से मेरी पदोन्नति 2016 में होनी थी और उसके बाद 2 बार डीपीसी मेरी हो चुकी है और अब 2021 में मैं चयन वेतनमान दे चुका हूँ। सिलेक्शन ग्रेड में पा चुका हूँ, 4800 ग्रेड पे मैं ले रहा हूँ लेवल 8 में। और अगर सरकार मुझे पदोन्नति करता है, मेरे विषय में मुझे विषय लाभ देते हैं, तो 2016 से 2 बार अधियाचन होने के बाद भी आज तक मेरी पदोन्नति नहीं हो पाई। और अगर वो मुझे देते हैं तो 2021 से मैं किसी भी प्रकार का वित्तीय भी मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पदोन्नत होके उतना ही वेतनमान पाऊंगा जो मैं 2021 से पा रहा हूँ। और ये छोटा सा उदाहरण है, हमारे शिक्षक समाज में मुझसे बहुत ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वरिष्ठ शिक्षक हमारे जो 32-30 साल तक, क्योंकि मैं तो विज्ञान सवाल का व्यक्ति था और लिहाजा मेरा नंबर आ गया या आना चाहिए था, लेकिन जो हमारे मानविकी वर्ग के जो साथी हैं उन साथियों का 32 साल तक उनके साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक होता है कि जैसे उनका 21 साल में प्रोन्नत वेतनमान लगना है, 46 ग्रेड पर 5400 ग्रेड पे उनको जाना है, वैसे ही उनको पदोन्नत करके 48 में भेज दिया जाता है, जबकि वो ऑलरेडी उतना उच्च वेतनमान ले रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि हमारे शिक्षक समाज जो पदोन्नति चाह रहा है वो पदोन्नति केवल और केवल अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए और उनकी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से हो। और एक चीज मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ, इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा ये 1 दिवसीय मुख्यमंत्री आवास कूच का जो घेराव का कार्यक्रम था, आज विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम हमारे जो है छुट्टी का अवकाश का दिन था और इस अवकाश के दिन हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए दिन होता है और अपने आराम के लिए दिन होता है, लेकिन हम दूर दराज क्षेत्रों से अपनी जान का, अपने समय की कोई परवाह न करते हुए हमने केवल हम अवकाश के दिनों में अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। लिहाजा इसलिए हमें आज यह दिन चुनना पड़ा।
जबकि हम अन्य दिनों में शिक्षण कार्य को विधिवत रूप से कार्य कर रहे हैं। और इसकी पूर्व सूचना हमने उच्च अधिकारियों तक, माननीय शिक्षा मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय हर स्तर पर हमें बात रखी है कि हम अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत अनुनय विनय के साथ, बहुत विनम्रता के साथ और अनुशासन के साथ हम केवल छुट्टियों के दिन अपनी बात को रख रहे हैं। बावजूद इसके बड़ा दुख है कि हमारी सरकार, हमारे राज्य के शिक्षकों का, जो हमारा 29-30 हजार शिक्षकों का संगठन है, उन लोगों की बात को नजरअंदाज कर रहा है। और मैं चेतावनी इस चैनल के माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही हठधर्मिता हमारे विभाग की रही तो निकट भविष्य में यह आंदोलन निश्चित रूप से उग्र किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं निकलते हैं तो इस उत्तराखंड का एक इतिहास भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उत्तराखंड जब नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया तो यहाँ पर आज तक चाहे कोई पार्टी, हमारी कांग्रेस की पार्टी रही हो, हमारी भाजपा की पार्टी रही हो, या यूकेडी की हमारे क्षेत्रीय पार्टियों ने विधायक के रूप में अपना वर्चस्व कायम किया हो, किसी भी कैबिनेट दत्ताधारी मंत्री ने दोबारा शिक्षा मंत्री के पद पर सतत जो है पदभार ग्रहण नहीं कर पाए, शपथ नहीं ले पाए। तो ऐसा ना हो कि जो शिक्षक समाज है, जिस शिक्षक जो है राजनेता को भी पढ़ाता है, इंजीनियर को भी पढ़ाता है, सभी प्रकार के बच्चों को जो उनके यहाँ आते हैं उनको पढ़ाता बिना किसी भेदभाव, और उनका कुछ ऐसा इस प्रकार का अभिशाप राष्ट्रीय पार्टी को लगे कि 27 में इनकी सरकार किसी विरुद्ध ना आए। जी, मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ कि देखिए आज तो छुट्टी थी, आपने कह दिया नहीं कहेंगे तो 20,000 शिक्षक तो आपके साथ यहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसके लिए क्या करेंगे, अब कैसे काम होगा? पंकज जी, इस बात को भी मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं और आप इस निश्चित रूप से इस बात को आप रखिएगा, उचित मंचों पर पहुंचाने का काम करिएगा कि हम केवल अभी तक केवल अवकाश के दिनों में इस प्रकार के कार्यक्रम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रथम चरण का आज आवास कार्यक्रम था, आवास घेराव। इसके बाद हम बहुत अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को, जी थोड़ा आवाज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और मैं आपकी बात पे आता हूँ कि आपने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। सर, हम आपको, अगर सरकार हमारी बात पे अमली जामा पहनाने का काम करती है, सरकार हमारी बातें मानती है, तो हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा वार्डन के साथ, एक्स्ट्रा क्लास टीचिंग के साथ पढ़ाने का, जो उनका अगर किसी कारण से जो कक्षाएं बाधित हुई हैं, उनकी भरपाई करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जो है काम करने को तैयार। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और यही सवाल आपसे पूछना है। आप चंपावत से यहाँ आए हैं, कैसे आप लोग आए और कैसे जाएंगे है, लेकिन बच्चे पढ़े, ये हमारी एक चिंता है कि अगर उनका पठन पाठन कहीं प्रभावित होता है तो ये नहीं होना चाहिए। जी, मुझसे हेलो, जी, बोलिए जगदीश जी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, थोड़ा यहाँ पर क्राउड ज्यादा है, थोड़ा आवाज। पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या ऐसा किया जाएगा? क्योंकि हर संडे तो आप नहीं आ सकते हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, हर त्योहार में तो आप चंपावत से यहाँ नहीं आएंगे, उत्तरकाशी पौड़ी से तो यहाँ नहीं आएंगे लोग। देखिए, हम जो हमारा पहले से डिसाइड है, जो आगे कार्यक्रम है, हम शिक्षण के इतर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। किसी भी तरह की जो अन्य शिक्षणेतर कार्य होंगे उन पर हम असहयोग आंदोलन करेंगे, और यह सहयोग अभी हमारा चल रहा है और आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारे साथ कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होती या हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं होती है, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। मैं एक और बात आपके माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ, जो हमने हड़ताल की, बीच में जो बच्चों का जो भी डिस्टरबेंस हुआ, जैसा कि अभी हमारे असवाल जी ने भी बोला कि हम बच्चों से, हम बार बार कह रहे हैं, अपने क्लास के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो भी आपकी पढ़ाई में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था उसे हम पूरा करेंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से या फिर जो छुट्टियां होती हैं ग्रीष्मकालीन, या फिर जो हमारे जो जी छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में हम उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनकी जो शिक्षण कार्य बाधित हुआ उसे पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर हम जी ठीक है। पंकज भाई, एक शिक्षक ही ऐसा है, मैंने कई बार कोई आंदोलन करने वालों से बातचीत की, डिबेट की, और सब लोग बाएं चढ़ाकर आते हैं और धड़ाम बातें होती हैं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, लेकिन शिक्षकों का प्रश्न भी और बात करने का तरीका भी ऐसा पढ़ाने का होता है।
की चिंता ये है कि सुन नहीं रहा, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, का बोझ है शिक्षकों के ऊपर, ये सब जानते हैं, ये सही होगा। मैं अभी हमारे दोनों शिक्षक नेता और आदरणीय हमारे दोनों गुरुजी को सुन रहा था, गुरुजनों को। बलवंत असवाल जी को भी सुन रहा था और जगदीश अधिकारी जी को भी सुन रहा था। तो दोनों को मैंने सुनकर मुझे लगा कि अब स्थिति बहुत हताशा और निराशा की है, क्योंकि आंदोलन काफी लंबे समय तक चल रहा है और जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है कि स्कूल भी चलता रहे सुचारू रूप से, और छुट्टियों में ये किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं और किस प्रकार से इतने दूर से दूरस्थ क्षेत्रों से आए हैं। तो मैं आपसे एक करबद्ध प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, निवेदन ये है कि ये गूंगी बहरी सरकार, निष्ठुर सरकार है, ये बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। आपने जिस प्रकार से भी बोला असहयोग आंदोलन आप करेंगे कि शिक्षक शिक्षणोत्तर कार्यों के अलावा और कोई कार्य नहीं करेंगे, तो बिल्कुल इसी प्रकार के आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप इस सरकार को वोट की चोट से प्रहार नहीं करेंगे तब तक ये सरकार सुधरने वाली नहीं है। अंत में आप एक सवाल मेरा भी, मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ, बिल्कुल। मैं देखता हूँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पंकज भाई जो बहुत सारे चीजों पर अपनी बात रखते हैं, वादे दावे हो रहे हैं, शिक्षकों की बात क्यों नहीं कोई करता है? अगर कोई बड़ा नेता शिक्षकों की बात करे, इन प्रदर्शन में शामिल हो जाए, बलवंत जी के बगल में खड़ा हो जाए या जगदीश भाई के कंधे पर हाथ रख के बोले कि आपके साथ हम खड़े हैं, तो बात ही कुछ अलग होगी, दबाव होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? बिल्कुल शिक्षकों के साथ क्या, तमाम जो भी आंदोलनरत इस समय आप देखेंगे, चाहे उपनल के युवा हो, चाहे एलटी के हो, एलयूसीसी के, मैं बता रहा हूं 25 लाख पीड़ित लोग हैं गढ़वाल कुमाऊं में, और 25,000 एजेंट हैं, उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी है और तमाम शिक्षकों के साथ भी खड़ी है। आज भी अगर आप जी आप कह रहे साथ अब जब बुलाएंगे अपने आंदोलन में तो निश्चित तौर पर आएंगे, समर्थन भी उन्होंने आज सबने दिया है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा, मुझे हरक सिंह रावत जी ने पत्र जारी किया, गणेश गोदियाल जी ने समर्थन दिया है, प्रीतम सिंह जी ने समर्थन दिया है, हरीश रावत जी ने समर्थन दिया, सभी समर्थन दे रहे हैं। और जिस दिन बुलाएंगे वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहीं फिर ये ना हो जाए कि जैसे मैं भी वहां आंदोलन में था परंतु मैं थोड़ा पीछे था, नहीं तो ये हो जाता है कि मान लीजिए वहां पे लाठीचार्ज हो गया तो बोलेंगे कि षड्यंत्र के तहत कुछ राजनीतिक लोगों ने ये करवाया। तो थोड़ा सा वो उस चीज का एक डेकोरम मेंटेन करके कांग्रेस पार्टी को हमें चलना पड़ता है, ताकि किसी प्रकार का आरोप न लगे कि हमने इनका आंदोलन खराब किया है। परंतु यदि आप बोलेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, बैठने से लेकर भूख हड़ताल से लेकर और जो भी आंदोलन होगा उसको पूर्ण समर्थन तन मन धन से कांग्रेस पार्टी देगी। और बलवंत जी, अगर 2-4 लाठियां कांग्रेस वाले भी खा ले क्या दिक्कत है? बिल्कुल खाएंगे। क्यों जाइए ना शिक्षकों के साथ, क्या दिक्कत है उसमें? जाइए, बोले जब मांगे सही है तो जाइए, क्या दिक्कत है? वोट तो मांगते हैं, वोट मांगने के तो हम जाते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं बुलाएंगे आपको, ऐसा थोड़ा चलेगा। आप पीछे क्यों सर? हमारा इस मुद्दे पे, क्योंकि हम लोग विशुद्ध शिक्षक हैं और शिक्षक लोग राजनीति से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हमारे लिए हम राजकीय सेवक हैं और कर्मचारी सेवा नियमावली हमें स्पष्ट निर्देश देती है कि सत्ता जब आएंगी, सत्ताएं जो होंगी, हम उनके निर्देशन का पालन करते हुए हम राजकीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम करते हैं। लेकिन प्रीतम सिंह, हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी मेहता साहब प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे लोग ना जी, आदरणीय रावत जी, कांग्रेस से पूछा जा रहा, कांग्रेस नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मैं बोलना अभी जो मेरी बात का जवाब दे दिया बलवंत असवाल जी ने, तो उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सेवा नियमावली से बंधा हूं, अगर कोई राजनीतिक दल आएगा तो इनके ऊपर ये आरोप लग जाएगा कि ये सत्ता के खिलाफ जाके कार्य कर रहे हैं।
परंतु मैं आपको बोल देना चाहता हूं, मेरी बात आप लिख लीजिए, आज लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। आप लोग आंदोलन करते करते सड़कों पे, मैं बस ये सरकार नहीं वो आपके पास ये आरोप ना लगे कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन होता जा रहा है। जैसे गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही गई माइक के जरिए, मीडिया के जरिए, वैसे ही आप शिक्षकों के साथ खड़े हो जाइए, बोल दीजिए हम खड़े हैं, देखिए कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है। खड़े हैं निश्चित तौर पर। आज मैं खड़ा था तो आप समझिए पार्टी खड़ी है। परेशानी जल्द सॉल्व हो और आप लोग स्कूलों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, पठन पाठन का काम प्रभावित ना हो, क्योंकि भविष्य बनाने वाले आप हैं। अगर आप ही लोग इस तरीके से सड़क पर होंगे तो फिर दिक्कत होगी। अपनी आवाज को बुलंद करिएगा, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए तैयार हैं, बच्चे कैसे ले पाएंगे दूर दराज के स्कूलों में? आप तो पहाड़ी इलाकों से आते हैं, मैं भी पहाड़ी इलाकों से आता हूँ, मुझे पता है रास्ता, जंगल, जंगली जानवर, बारिश अलग से, गाड़ अलग से, आप लोग जानते हैं, ये चीजें भी नहीं होनी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो शिक्षकों की मांगे मानने तैयार है क्या, ये सवाल है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वो देहरादून पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास कूच किया, एक वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन कहा यह गया कि कोई बात ही नहीं हुई। और आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सब लोग आगे, कल से फिर से क्या होगा वो आगे की रणनीति अभी खोली नहीं है शिक्षक संघ ने। लेकिन इस खबर में दो तीन चीजें ऐसी निकल कर आई है, जैसे एक प्रधानाध्यापक के पद, ये कहा गया कि 88% पद खाली है। बड़ी सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड के स्कूलों में 88% स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर और शिक्षण व्यवस्था को लेकर, शिक्षकों के इस प्रदर्शन को लेकर, इस आंदोलन को लेकर? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और बताइएगा कि ये स्थिति हमारे यहाँ के शिक्षकों की है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। ये बताइएगा कि 88% प्रधानाध्यापक के पद जिस राज्य में खाली हो, तो वहां पर शिक्षा कैसे परवान चढ़ेगी, कैसे वो नारा चढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, कैसे उत्तराखंड पढ़ेगा? मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।